अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द पार्ट 2 ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडो चाइना। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा, जैसे कि इंडो चाइना का मतलब क्या होता है। इंडो चाइना इज़ अ जगह जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया नाम की 3 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। इंडो चाइना को इंडो चाइना इसलिए बोलते हैं बिकॉज इंडिया और चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है। और आयरनी की बात यह है कि इंडो चाइना में इंडिया और चाइना की बात नहीं होती, ये हमको याद रखनी है बात, ठीक है। सो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया की बात होती है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो वियतनाम है, जो वो कंट्री है वियतनाम, वो एक कॉलोनी बन गई थी अंडर फ्रेंच, और फ्रेंच ने वियतनाम को ऑक्यूपाई किया था वाया चाइना। कैसे? फ्रांको चाइनीज़ वॉर हुई थी, उसमें से फ्रांस जीत गया था और उसने वियतनाम को अपना कॉलोनी बना लिया। धीरे धीरे हमने क्या देखा कि वियतनाम को अपनी कॉलोनी बनाते बनाते वियतनाम का कल्चर, वियतनाम का लैंग्वेज, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा था आपका फ्रांस। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या डिलेमा का मतलब वो होता है एक ऐसी सड़क पे जब आप खड़े हो जाते हैं जब आपको पता नहीं होता आपका रास्ता ये है या वो है। डिलेमा, कन्फ्यूजन, यू आर नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजन, आपसे कोई डिसीजन नहीं बनता है। तो द डिलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन, कॉलोनियल यानी कि यहाँ पे फ्रांस की बात की गई है, फ्रांस एजुकेशन। तो पढ़ते हैं। French colonization was not based on only economic exploitation. It was also driven by the idea of civilizing mission. Like the British in India, the French claimed that they were bringing modern civilization to the Vietnamese. हुआ क्या है कि जो फ्रेंच कॉलोनाइजेशन, यानी कि जब फ्रेंच ने कॉलोनी बनाया वियतनाम को, तो उनका एजेंडा सिर्फ ये नहीं था कि वो उनको वियतनाम को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करे, यानी कि उसके नेचुरल रिसोर्सेज पे, स्टील, आयरन, लैंड, सिर्फ इन चीज़ पर फोकस हो। लेकिन फ्रेंच कॉलोनाइजेशन का एक और एम भी था। उनका एम क्या था कि वो सिविलाइज करेंगे मैन को। जैसे मैंने आपको बताया था, एक वाइट मैन्स थ्योरी होती है, वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, है ना। उसमें क्या बोलते हैं, उसमें इंग्लिश बोलते हैं कि जब हमने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, यानी कि इंडिया पे रूल करना शुरू किया, तो इंडियंस बहुत अनसिविलाइज थे, वो बहुत बैकवर्ड थे, ठीक है। वो लोगों को ना खाना आता था, ज़मीन पर बैठ के खाते थे, हाथों से खाते थे, वगैरह वगैरह बातें। तो इन लोगों को, यानी कि जो कॉलोनाइज़ करते हैं, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, इनको लगता है कि हमारा ट्रेडिशन फॉलो करना इज़ अनसिविलाइज, इट इज़ बैकवर्ड। इसीलिए जो फ्रेंच थे, उनको वियतनाम लोगों को देखकर लगा कि यार इनको सुधारना पड़ेगा, इनको सिविलाइज करना पड़ेगा, इनको शहरीकरण का करना पड़ेगा, अर्बनाइजेशन करना पड़ेगा, इनको सही रास्ते पर डालना पड़ेगा। कैसे कांटे छुरी से खाया जाता है, राइट, हाउ टू ड्रेस वेल, हाउ टू बिहेव वेल, इन सब चीज़ों के बारे में। तो वही फ्रांस का भी ये लिखा है कि फ्रांस ने जब वियतनाम को कॉलोनी बनाया, तो उन्होंने सिर्फ उसकी इकोनॉमिक एबिलिटीज़ पर फोकस नहीं किया, उन्होंने ये भी बोला कि हम जो वियतनामीज़ हैं उनको सिविलाइज़ करेंगे। जैसे वो इंस्पायर कहाँ से हुए थे जी? वो इंस्पायर हुए थे ब्रिटिशर्स से। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया में उन्होंने अपने राज किया, तो उन्होंने कैसे बताया ना कि कैसे इंडियंस बैकवर्ड हैं और हमको सिविलाइज़ करेंगे, वैसे ही फ्रेंच ने भी सोचा। सो द फ्रेंच क्लेम दैट दे वर ब्रिंगिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन टू द वियतनामीज। तो फ्रेंच को ऐसा लगा कि वो मॉडर्नाइजेशन लेकर आएंगे वियतनामीज सोसाइटी में। They took for granted that Europe had developed the most advanced civilization, so it became the duty of the Europeans to introduce these modern ideas to the colony if this meant destroying local cultures, religions, traditions, because these were seen as outdated and prevented modern development. सबसे पहले ये पैराग्राफ समझने के लिए हमको मतलब समझना पड़ेगा। आउटडेटेड का मतलब होता है जो चीज़ बहुत पुरानी हो गई हो, बहुत ओल्ड हो गई हो, अनयूज्ड, समथिंग बेकार। तो अब उन्होंने बोला कि जो फ्रांस थे वो यूरोप का पार्ट है, फ्रांस कंट्री यूरोप का पार्ट है ना। तो फ्रांस को लगा कि क्योंकि यूरोप मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन बन गई थी, हमको याद है ना। रोमन सिविलाइजेशन जो थी, ऑटोमन थी, सब बहुत एडवांस थे मिलिट्री में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, कोपरनिकस रेवोल्यूशन, ये सब कुछ जो है आपके यूरोप में हुआ है। यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट, है ना। तो उनको लगा, यानी कि यूरोपियंस में, चाहे आप ब्रिटिशर्स ले लो, चाहे आप स्कॉटलैंड्स ले लो, चाहे आप डेनमार्कियंस ले लो, चाहे आप फ्रेंच ले लो, आप कोई भी ले लो, इटालियंस ले लो, उनको लगा कि ये उनकी ड्यूटी बन गई है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूरोपियंस कि वो मॉडर्न आइडियाज़ जो हैं वो अपनी कॉलोनी में इन्फ्यूज़ करें।
यानी कि जो यूरोपियंस थे उनको लगा कि ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन है दुनिया की, कि हम ही सब इंसानों को, सब लोगों को, हरी जो सारी कॉलोनी हमने बनाई है उनको हम मॉडर्नाइज़ करेंगे। उनको हम मॉडर्नाइज़ कैसे करेंगे? टेक्नोलॉजी के बारे में बता के, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बता के। अब बहुत सारे जो ट्राइबल हैं वो उनका डेली लाइफ जो होता है डिपेंड्स अपॉन द सीज़न, वेदर। तो वो कहते थे कि नहीं, बारिश हो, ये हो, वो हो, आपको काम पे आना ही है, ये प्रैक्टिकल हो गया। तो ट्राइबल लोगों का जो लोकल कल्चर था, जो वो पूजा पाठ करते थे, जो वो सन की पूजा करते थे, मून की करते थे, ये सब वो कहते कि दिस इज़ वेरी बैकवर्ड, उनको ऐसा लगता था। तो उनको लगा कि हमारी ड्यूटी बन गई है। उनको ये भी ख्याल नहीं आया कि हम यानी कि यूरोपियंस जो हैं वो लोकल कल्चर, रिलीजन और ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो उनका कल्चर, रिलीजन और ट्रेडिशन था वो आउटडेटेड था, यानी कि पुराना हो गया था। और उनके हिसाब से यानी कि यूरोपियंस के हिसाब से जो लोकल कल्चर था, रिलीजन था, ट्रेडिशन था, वो प्रिवेंट करता था मॉडर्न डेवलपमेंट, जो कि सरासर गलत बात है, ऐसा नहीं होता है, राइट। आई होप ये समझ में आ गया। एजुकेशन वॉज सीन एज वन ऑफ द वे टू सिविलाइज द नेटिव। नेटिव का मतलब होता है जो इंसान वहाँ का हो। जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश में बॉर्न है तो आप आंध्र प्रदेश के नेटिव हुए, आप इंडिया के नेटिव हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न होकर आप आए हैं इंडिया में तो आप ऑस्ट्रेलिया के नेटिव हैं। तो जहाँ के इंसान होते हैं, जहाँ वेरी बॉर्न एंड ब्रॉट अप। तो एजुकेशन जो थी, एम क्या था एजुकेशन का? जो फ्रांस थी, जो कॉलोनी जिसने बनाई थी वियतनाम को, फ्रांस को लगा कि हम एजुकेशन अगर करेंगे तो उसका एक ही एजेंडा होगा, एक ही एम होगा। क्या होगा? टू सिविलाइज द नेटिव, यानी कि जो यहाँ पर रहते हैं लोग वियतनामीज़, उनको सिविलाइज करना। लेकिन बट इन ऑर्डर टू एजुकेट देम द फ्रेंच हैड टू रिजॉल्व अ डिलेमा। लेकिन अगर हमको यानी कि अगर यूरोपियंस को, फ्रेंच को, वियतनामीज़ को पढ़ाना था तो उनको एक डिलेमा यानी कि एक प्रश्न का जवाब देना पड़ना था। क्या प्रश्न था वो? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। द क्वेश्चन वॉज हाउ फार वर द वियतनामीज टू बी एजुकेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये देखिए, फ्रांस जो है उसने वियतनामीज़ को कॉलोनी बनाया। अब अगर फ्रांस वियतनामीज़ को कॉलोनी बना के एजुकेट कर देगा उसके यूथ को, तो वो पढ़े लिखे हो जाएंगे। पढ़े लिखे हो जाएंगे तो वो गलत के सामने यानी कि जो रॉन्ग डूइंग्स होंगी फ्रांस की, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, एसोसिएशंस बनाएगा, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाएगा, यूनियंस बनाएगा, कोऑपरेटिव्स बनाएगा। इन सब को बनाने के बाद शायद वियतनाम में एक रेवोल्यूशन आ जाए, और उस रेवोल्यूशन के बाद शायद जो लोग हैं वहाँ के वो फ्रांस के ही खिलाफ हो जाएं, और वो बोलें कि फ्रांस, जैसे हमने क्विट इंडिया मूवमेंट किया था, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वैसे ही ऐसे भी हो सकता है एक दिन वियतनाम रेवोल्यूशन होकर वो बोलें फ्रांस आप यहाँ से चले जाओ, क्विट फ्रांस, क्विट इंडिया, जैसे क्विट वियतनाम, है ना। तो इसीलिए उनको एक कन्फ्यूजन थी फ्रेंच लोगों को कि यार अगर हम इनको पढ़ा भी देंगे, अगर हम वियतनामीज़ को पढ़ा भी दें तो हम उनको कहाँ तक पढ़ाएं ताकि ये हमारे ही एक दिन आकर सर पे ना पीटने लग पड़े। द फ्रेंच नीडेड एन एजुकेटेड लोकल लेबर फोर्स बट दे वर फियर दैट एजुकेशन माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स। जो फ्रांस थी ना, उनको स्किल्ड लेबर चाहिए थी, उनको एजुकेटेड लेबर चाहिए थी, पढ़ी लिखी लेबर चाहिए थी, लेकिन उनको ये डर था, दे फियर दैट एजुकेशन माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स। लेकिन उनको ये डर था कि शायद अगर मैं इनको ज़्यादा पढ़ा दूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वाई? नाउ दिस इज़ द आंसर टू योर वाई। वंस एजुकेटेड, एक बार ये अगर पढ़ लिया, जो वियतनामीज़ मे बिगिन टू क्वेश्चन द कॉलोनियल डोमिनेशन। बहुत इजी सेंटेंस था ये, आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ, नो वरीज। लिखा है कि अगर उनको एक बारी एजुकेट कर दिया, अब किसी से आप एजुकेशन तो ले नहीं सकते, है ना। तो जो यूरोपियंस हैं वो कह रहे हैं, जो फ्रेंच है वो कह रहा है कि अगर हमने वियतनामीज़ को एक बारी पढ़ा भी दिया, और अगर ऐसा हुआ कि एक दिन वो ही हमारी डोमिनेशन को, कॉलोनियलिज्म को क्वेश्चन करने लग पड़े तो। Moreover, French citizens living in Vietnam called colons began fearing that they might lose their jobs as teachers, policemen, shopkeepers to the educated Vietnamese। अब हुआ क्या था, जब फ्रांस ने वियतनाम पे रूल किया, कॉन्कर किया ना, तो बहुत सारे फ्रेंच पीपल वियतनाम में रहने आ गए। जो फ्रेंच पीपल वियतनाम में आकर सेटल हो गए उनको नाम दिया कॉलन्स, यानी कि सेटलर्स।
अब जो सेटलर्स थे यानी कि जो कॉलन्स थे, उनको ये डर था कि अच्छा, कॉलन्स जो पढ़े लिखे थे, दे वर वेल एजुकेटेड, वेरी एजुकेटेड, अर्बनाइज्ड जिसको आप कहते हैं, एंड सिविलाइज्ड ऑल्सो। तो कॉलन्स को ये डर था कि अगर ऐसा ना हो जाए कि अगर वियतनामीज़ जो पीपल हैं वो एजुकेटेड हो जाएं, और जो हमारी जॉब्स हैं शॉपकीपर्स की, टीचर्स की, पुलिस में हैं, हम ऑफिसर्स हैं, अगर ऐसा हुआ एक दिन कि वियतनामीज़ लोग हमसे भी ज़्यादा पढ़ लिख गए और हमारी जॉब्स छीन कर फ्रेंच कॉलोनी ने वियतनामीज़ को जॉब दे दी, तो ये प्रॉब्लम आई थी। तो अब पढ़ना दोबारा। Moreover, the French citizens living in Vietnam, called the colons, that is meaning settler, began fearing that they might lose their jobs as teachers, shopkeepers, and policemen to the educated Vietnamese. So they opposed policies that would give the Vietnamese full access to French education. तो हुआ क्या कि जो कॉलन्स थे, आपके कॉलन्स यानी कि सेटलर्स थे, उन्होंने अपोज की वो पॉलिसीज़ जिसमें ये लिखा था कि वियतनामीज़ को भी फ्रेंच एजुकेशन दी जाएगी, उनको पढ़ाया जाएगा। समझ में आया? ऑब्वियसली अगर कॉलन्स का कंपटीशन वियतनामीज़ बने हैं तो ऑब्वियसली कॉलन्स जो थे वो अपोज कर रहे थे वो वाली पॉलिसीज़ जो पॉलिसी अलाउ कर रही थी वियतनामीज़ को पढ़ना। वो कह रहे नहीं पढ़ाना इनको, ताकि उनका जो जॉब्स है वो प्रोटेक्टेड रहे। समझ में आ गया? ये पैराग्राफ हमने कर लिया है। आई होप आपको एक एक लाइन समझ में आई हो। ठीक है, आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कोई दिक्कत आती हो, ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, कम डिटेल तो नहीं है, और कुछ ऐड करना हो तो आई कैन ऑल्सो ऐड दैट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 2.1 टॉकिंग मॉडर्न। टॉकिंग मॉडर्न का मतलब मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करेंगे। द फ्रेंच वर फेस्ड विद येट अनदर प्रॉब्लम इन द स्फेयर ऑफ एजुकेशन। The elites in Vietnam were powerfully influenced by the Chinese culture. To consolidate their power, the French had to counter this Chinese influence. So they systematically dismantled the traditional education system and established French schools for the Vietnamese. क्या लिखा है ये देखो। पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप भी ना कुछ नहीं समझ में, इट्स ओके, जस्ट रीड इट वंस ट्वाइस थ्राइस, नो वरीज। हुआ क्या है, जो फ्रेंच थे ना, जो फ्रेंच पीपल थे, उनका सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि इनको हाउ फार यानी कि उनको कहाँ तक पढ़ाना है, 10th तक पढ़ाएं, 12th तक पढ़ाएं, BA कराएं, MA कराएं, PhD कराएं, MPhil कराएं, क्या कराएं, ये बात थी, है ना। तो फ्रेंच ने एक और क्वेश्चन को बॉदर किया, अब मतलब एक और क्वेश्चन इनको बॉदर कर रहा था। सबसे नंबर क्वेश्चन ये था, नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन था, अनदर प्रॉब्लम थी कि जो एलीट्स हैं वियतनाम में, एलीट्स का मतलब जो रिच सोसाइटी नहीं होती, जो 1% होती है, ये वाली द वंस विच आर रिच, द जनरेशनली रिच, है ना, द वेरी एजुकेटेड, वेरी सिविलाइज्ड, वेरी अर्बन, उन लोगों के बारे में बात हो रही है। तो कहा जा रहा है कि जो एलीट्स थे ना वियतनाम पे, वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे चाइनीज़ कल्चर से। अब मैंने आपको ये बात पहले बताई थी कि फ्रांस के पहले यानी कि फ्रेंच के पहले वियतनाम को चाइना ने रूल किया था। और ऑब्वियसली जब आपको कोई रूल करता है तो उसके कल्चर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर जो हैं वो आप में इम्बाइब हो ही जाते हैं। इम्बाइब यानी इन्फ्यूज़ हो ही जाते हैं। तो क्योंकि वियतनाम के 1% लोग इस चाइनीज़ कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस थे, वो चाइनीज़ कल्चर करते थे प्रैक्टिस, ठीक है, चाइनीज़ रिलीजन प्रैक्टिस करते थे, चाइनीज़ लैंग्वेज बोलते थे, चाइनीज़ डाइट थी उनकी, चाइनीज़ कपड़े थे उनके। तो जो फ्रेंच थे वो कहते कि अगर हमको अपनी पावर कंसोलिडेट करनी, यानी कि अगर हमको हमारा दबदबा जमाना है ना वियतनाम में, तो हमको ये चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करना पड़ेगा। काउंटर का मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, फ्रेंच लोगों ने जितने भी चाइनीज़ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स थे, यानी कि कोई भी चाइनीज़ स्कूल हुआ, चाइनीज़ कॉलेज हुआ, कुछ भी चाइनीज़ इंस्टीट्यूशन था पढ़ने वाला, उन्होंने वो डिसमेंटल कर दिया, उन्होंने वो तोड़ दिया, उन्होंने वो डिस्ट्रक्ट कर दिया। और उसकी जगह उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, फ्रेंच स्कूल्स इस्टेब्लिश किए। क्या इस्टेब्लिश किया, फ्रेंच स्कूल्स, ताकि जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है वो बंद हो जाए और अब फ्रेंच इन्फ्लुएंस आए। लेकिन आपको लगता है आपके दिल से आप कोई कल्चर निकाल सकते हैं? अगर आपके पेरेंट, आपके फादर पंजाबी हैं, आपकी मदर मराठी होंगी फॉर एग्जांपल, तो क्या आप उस अपने अंदर से पंजाबियत निकाल सकते हैं, मराठियत निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, वो नहीं हो पाएगा, है ना। वही सो
बट दिस वॉज नॉट ईजी ऑब्वियसली, आप किसी के दिल से किसी का कल्चर नहीं निकाल सकते. चाइनीज़, द लैंग्वेज यूज्ड बाय द एलीट सो फार. चाइनीज़ ऐसी लैंग्वेज थी जो एलीट यूज़ करते थे, अभी मैंने बताया था, है ना. हैड टू बी रिप्लेस्ड, अब वो लैंग्वेज को चाइनीज़ से फ्रेंच करना था. बट वॉट वॉज टू टेक इट्स प्लेस, वॉज द लैंग्वेज टू बी वियतनामीज़ और फ्रेंच. अब क्वेश्चन आया कि ठीक है, हम चाइनीज़ लैंग्वेज अगर हटा भी दें तो उनको क्या सिखाएं, वियतनामीज़ सिखाएं या फ्रेंच सिखाएं. ये क्वेश्चन आ गया था फ्रेंच जो हमारे कॉलोनाइजर्स थे उनके दिमाग में, राइट. नाउ देयर वर ट्रू ब्रॉड ओपिनियंस ऑन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन पे कि उनको फ्रेंच सिखाई जाए या वियतनामीज सिखाई जाए, इस पे 2 क्वेश्चंस थे, यानी कि 2 डाउट्स थे. क्या था, सम पॉलिसी मेकर यानी कि कुछ लोगों ने कहा कि देखिए उनको फ्रेंच लैंग्वेज सिखाइए और वही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखिए. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे मैं आपको भाषा में, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि मैं इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँ. तो ये मेरा मीडियम है इंस्ट्रक्शन का, दिस इज़ माई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है. So some of the people, that is 50% of the policy makers said that you should prefer French as the medium. You should teach them in French. जो 50% लोग थे, जो 50% पॉलिसी मेकर्स थे, वो कहते थे कि इनको फ्रेंच भाषा में सिखाया जाए. By learning the language, they felt the Vietnamese would be introduced to the culture and civilization of France. Why did the 50% of policymakers wanted the France teach the Vietnamese in French language so that the people who are Vietnamese would get acquainted with the French language and culture. जो 50% लोग थे पॉलिसी मेकर्स में, वो क्यों चाहते थे कि फ्रेंच लैंग्वेज उनको पढ़ाई जाए, इसलिए चाहते थे वो, ताकि अगर वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वो फ्रेंच कल्चर के साथ जुड़ जाएंगे, फ्रेंच लैंग्वेज के साथ जुड़ जाएंगे, फ्रेंच फूड के साथ जुड़ जाएंगे, और उनमें अब फ्रेंच इम्बाइब हो जाएगी, यानी कि इन्फ्यूज़ हो जाएगी, राइट. दिस वुड हेल्प अस, जो यूरोपियंस कह रहे हैं कि अगर हमने फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाया तो हमारा हेल्प होगा. कैसे, बिकॉज इट विल क्रिएट एन एशियाटिक फ्रांस सॉलिडली टाइड टू यूरोपियन फ्रांस. वो कहेंगे एशियाटिक फ्रांस, यहाँ पे वियतनाम को बोला गया है. वो कहते हैं कि वियतनाम में अगर फ्रेंच बोली जाएगी तो वो भी फ्रांस ही बन जाएगा, फ्रेंच सब कुछ होगा. अगर खाना भी फ्रेंच होगा, कपड़े फ्रेंच होंगे, बातें फ्रेंच होंगी, तो बोलेंगे कि ये एशियाटिक फ्रांस हो गया, जो कि असल में जो फ्रांस एक्चुअल यूरोप में है उसके साथ टाइड है, उसके साथ बंधा हुआ है. तो एशियाटिक फ्रांस यहाँ पे वियतनाम को बोला है. द एजुकेटेड पीपल इन वियतनाम, जो पढ़े लिखे लोग थे वियतनाम में, वुड रिस्पेक्ट फ्रेंच सेंटिमेंट्स एंड आइडियल्स, सी द सुपीरियरिटी ऑफ फ्रेंच कल्चर एंड वर्क फॉर द फ्रेंच. उन्होंने लिखा है, यूरोपियंस ने लिखा है कि अगर हम इनको फ्रेंच पढ़ाएंगे ना तो इनके दिल में फ्रेंच भाषा के लिए सुपीरियरिटी आएगी, प्यार आएगा, वो समझेंगे फ्रेंच भाषा को और हमेशा काम फ्रेंच लैंग्वेज में ही करेंगे. सो द एजुकेटेड पीपल इन वियतनाम वुड रिस्पेक्ट, दे थॉट, द यूरोपियंस थॉट दैट इफ वी टीच दिस लैंग्वेज टू द 1% elite in Vietnam, they would respect our French language and make it a very popular language among the people, जिससे कि फ्रेंच कल्चर और ज़्यादा जुड़ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, others were opposed to the French being the only medium of instruction. They suggested Vietnam be taught in lower classes and French in higher. अब 2 तरह के लोग थे, एक कहते थे जो सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करें, एक तरह के लोग थे जो कहते थे कि हम वियतनामीज़ लैंग्वेज लोअर क्लासेस में टीच करेंगे और फ्रेंच लैंग्वेज हायर क्लासेस में टीच करेंगे. यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल है कि आप किंडरगार्टन से लेकर 5th क्लास तक इनको वियतनामीज़ लैंग्वेज में पढ़ाएं और 5th से बाकी 12th तक आप इनको फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाएं, ताकि उनको दोनों भाषाओं का पता हो. तो दिस वॉज अनदर आइडिया, अनदर पॉलिसी जो बनाई गई थी. The few who learned French and acquired French culture were to be rewarded with French citizenship. और ये शर्त रखी गई थी कि जो इंसान फ्रेंच भाषा लर्न करेगा, फ्रेंच कल्चर के साथ एक्वेंट होगा, उसको हम फ्रांस की सिटीजनशिप दे देंगे. तो वियतनाम में अगर कोई फ्रेंच भाषा पढ़ेगा तो वो फ्रेंच सिटीजनशिप का हकदार बन जाएगा और उसको वो दे भी देंगे. ये बात हुई थी, राइट. नाउ however, only the Vietnamese elite, comprising a small fraction of the population, could enroll in schools, and only a few among those admitted ultimately passed the school leaving examination. हुआ क्या कि अब स्कूल्स तो बना दिए, उसमें भी डिसाइड कर लिया कि इनको कहाँ तक पढ़ाना है और इनको वियतनामीज़ लैंग्वेज पढ़ानी है 1st 5th तक, बाद में फ्रेंच पढ़ा लेंगे.
लेकिन स्कूल में बच्चे आ ही 1% रहे थे। 1% रिच पीपल अगर हुए, समझ रहे हो, अगर 1% पीपल रिच हैं तो 1% लोग ही तो आएंगे पढ़ने, और 1% लोगों से बाकियों का पे क्या इफेक्ट है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत देर बाद आएगा। तो वियतनामीज़ में सिर्फ जो एलीट लोग थे वही आ रहे थे पढ़ने, जो कि बहुत स्मॉल फ्रैक्शन है। वही स्कूल्स में इनरोल कर पा रहे थे, इकोनॉमिकली भी वही अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है। और उनमें से भी बहुत कम, यानी कि 1% में से भी 0.03% लोग जो थे वो पास होते थे फाइनल एग्ज़ाम्स में। स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन होता है जब आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है जिससे आप कॉलेज में चले जाते हैं, तो वो पेपर भी बहुत कम लोग पास कर पा रहे थे। तो एजुकेशन में ये दिक्कत आ गई थी कि एक तो बहुत कम नंबर ऑफ़ पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्कूल में, प्लस उनमें से भी बहुत कम लोग पास हो रहे हैं, है ना। This was largely because of a deliberate policy of failing students, particularly in the final year, so that they could not qualify for better paid jobs. Oh my God, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि 1% लोग ही इनरोल कर पा रहे थे, उनमें से भी बहुत कम फ्रैक्शन थी जो लोग पास कर पा रहे थे। लेकिन सारी गलती इसमें बच्चों की नहीं थी। ये एक पॉलिसी थी फ्रांस की कि आप बच्चों को फेल करना, स्पेशली फाइनल ईयर में, ताकि उनको बेटर जॉब्स, बेटर पेड जॉब्स ना मिल सकें। तो ये फ्रेंच का एक पॉलिसी था कि आप वियतनामीज़ स्टूडेंट्स को ना पढ़ा देना फ्रेंच लैंग्वेज, इससे फ्रेंच लैंग्वेज भी उनको पढ़ जाएगी, फ्रेंच में बात करेंगे, जब फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ लेंगे, लेकिन जब स्कूल छोड़ने के लिए स्कूल में एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें उनको फ़ेल कर देना। अगर उनको फ़ेल कर दोगे तो वो फाइनल ईयर में फिर दोबारा आएंगे, फिर फ्रेंच पढ़ेंगे, फिर फेल हो जाएंगे और उनको बेटर जॉब्स नहीं मिलेंगी। इसीलिए वो जॉब्स हमारे कॉलन्स को मिल जाएगी, यानी कि फ्रेंच सेटलर्स को मिल जाएगी। देख रहे हैं आप, ये है पॉलिसी फ्रांस की। यूजुअली एज मैनी एज 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड। तो अगर ये पूरा स्कूल था तो इसमें से राइट इतने बच्चे फेल हो जाते थे, सिर्फ इतने पास होते थे, वो भी इनमें से भी मोस्टली जो थे वो कॉलन्स थे, यानी कि फ्रेंच सेटलर्स थे। इन 1925 इन अ पॉपुलेशन ऑफ 17 मिलियन देयर वर लेस दैन 400 ओ माई गॉड हु पास द एग्जामिनेशन। 17 मिलियन में से 1925 में सिर्फ 400 बच्चे पास होते थे। देख सकते हैं आप कितना फेलियर है ये। नेवर माइंड, नेक्स्ट आते हैं। स्कूल टेक्स्ट बुक्स ग्लोरीफाइड द फ्रेंच एंड जस्टिफाइड कॉलोनियल रूल। जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स थी जो फ्रांस पढ़ाता था, उसमें फ्रांस का कॉलोनियल रूल जस्टिफाइड था, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते थे कि फ्रेंच इतने अच्छे हैं, फ्रेंच ये हैं, फ्रेंच वो हैं। और वियतनामीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड, बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत पिछड़ा हुआ, तो प्रिमिटिव शो करते थे, जंगली शो करते थे, बैकवर्ड शो करते थे। वो लोग जो सिर्फ मैनुअल लेबर कर सकते हैं, यानी कि जो फिजिकल लेबर कर सकते हैं, वो इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं, ऐसा शो किया जाता था बुक्स में वियतनामीज़ लोगों के बारे में। ऐसा दिखाया जाता था कि वो सिर्फ फील्ड्स में ही काम कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को रूल नहीं कर सकते। वो स्किल्ड कॉपीस्ट्स थे लेकिन क्रिएटिव नहीं थे, यानी कि वो कॉपी बहुत अच्छा कर लेते थे लेकिन कभी भी कुछ अपना नहीं करते थे। दे वर नॉट क्रिएटिव इनफ। जो स्कूल के बच्चे थे, स्कूल चिल्ड्रन वर टोल्ड दैट ओनली फ्रेंच रूल कुड इंश्योर पीस इन वियतनाम। फ्रॉम स्कूल में बताया जाता था कि जब तक फ्रेंच रूल है तब तक वियतनाम में शांति है, जब तक फ्रेंच रूल है तब तक शांति है, लेकिन अगर एक सेकंड में के लिए भी फ्रेंच लोग जो है वो चले गए वियतनाम से बाहर तो आपका वियतनाम बेकार हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा। Since the establishment of the French rule, the Vietnamese peasant no longer lives in a constant terror of pirates. Calm is complete and peasant can walk with a good heart. ये जो कोट है ना, जब ऐसे लिखते हैं तो मतलब ये किसी से उठाया गया है, यानी किसी बुक से, किसी पैम्फलेट, किसी ब्रोशर, किसी पोएम वगैरह से उठाया गया है। तो ये वो लाइन है जो फ्रेंच स्कूल्स के टेक्स्ट बुक्स में लिखी जाती थी। ये लाइन लिखी जाती थी, क्या लिखी जाती थी कि जब से फ्रेंच रूल आया ना वियतनाम में, तो लोगों, जो पीजेंट हैं, जो फार्मर्स हैं, वो टेरर में नहीं रहते, वो डर में नहीं रहते पायरेट्स के। पायरेट्स वो लोग होते थे जो रात में आके, जो पीजेंट्स थे ना, जो फार्मर्स थे, उनकी फील्ड्स को बेकार कर देते थे, वो लोग थे ये। तो उन्होंने बोला है कि जो आपके फ्रेंच रूल हैं, जब तक फ्रेंच रूल आया है ना, तो वियतनाम में जो पीजेंट्स हैं वो बहुत शांति से रह पा रहे हैं, काम है, और बहुत सारे पीजेंट्स जो हैं वो अच्छे दिल से काम कर पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट